बहुत बहुत सब लोगों को मुबारकबाद देते और बेहद और हिसाब इख्तियार अब्बा का कि वो आते और खुदा से मिलते और बात करते। मगर ये कि सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम बताना चाहते हैं बच्चों को वो ये है कि हम लोग जितने हैं यहाँ सबकी आइडेंटिटी सिर्फ इस जगह से है। तो अगर हम लोग अपनी आइडेंटिटी आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सबको साथ देके और हर एक से मिलके और हर एक की रिस्पेक्ट करके सब मिलके चले, तभी ये बरकरार रहेगी। अदरवाइज आई डोंट थिंक वी आर एनीथिंग टू बी वेरी हैप्पी अबाउट एक्सेप्ट दिस आइडेंटिटी ऑफ आवर्स इन बड़गांव। आई विश ऑल बेस्ट ऑफ लक, स्पेशली द यंगस्टर्स जिन्होंने इतनी मेहनत और इतनी मोहब्बत से काम किया है। अब हमको इत्मीनान है कि आगे तो मुश्किल होने वाली है इंशाअल्लाह। उनको भी बहुत ज़्यादा इस बात हम दोनों की तरफ से इनकी कमी भी बहुत है की तरफ से बहुत ज़्यादा। खलील मामू का जिक्र किया बब्रो ने, तो खलील मामू आप लोगों को मालूम है कि आज खलील है और उनकी वजह से मोहनाबाजी और सीमा भी नहीं आ पाए। मगर खलील मामू ने अपने कुछ ख्यालात लिख कर भेजे हैं, उन्होंने लिखे कि रजनी या सीमा ने लिखे हैं और ज़्यादा बोलते हैं तो थक जाते हैं, तो हम वो पढ़कर सुनाना चाहते हैं आप लोगों को। बड़गांव का नाम लेते ही वहाँ की बचपन से लेकर अब तक की सारी यादें नजरों में आ जाती हैं। वैसे तो मुख्तलिफ किस्म की यादें हर एक के जहन में होंगी, लेकिन मुझे खास तौर से वहाँ की 4 शख्सियतें ऐसी हैं जिनको याद करके हर एक के जहन में होंगी, लेकिन मुझे खास तौर से वहाँ की 4 शख्सियतें ऐसी हैं जिनको याद करके हंसी भी आती है और मज़ा भी आता है। तो ये लॉफ्टी थॉट से जरा हटकर थोड़ा सा उन्होंने लाइटर मोमेंट में अपनी इस तकलीफ के दौरान लिखा है। सबसे पहला नाम खुदाबख्श का याद आता है। वो हम लोगों को एक एक्के पर बाराबंकी ले जाया करते थे। इस पर रियाज, जलील और हमारे अब्बू भी होते थे। एक बार रास्ते में बोले मियाँ बारिश होने वाली है। अब्बू यानी जलील नाना ने कहा कि काफी धूप है और तुमको बारिश दिखाई दे रही है। खुदाबख्श ने कहा आगे बारिश होगी। जमीन पर चींटियां और कीड़े मकोड़े भागे भागे फिर रहे हैं और ये एक अलामत है कि बारिश होगी। और वाकई हम लोग आगे बढ़े थे कि बारिश हो गई। एक दिन और हम लोग जा रहे थे, रास्ते में भैंस आगे जा रही थी और पीछे इसके आदमी जा रहे थे। खुदाबख्श ने कहा कि मियाँ इसकी भैंस नहीं बिकी, मेले से वापस आ रहा है, इसकी भैंस नहीं बिकी। अबू ने कहा तुम कैसे जानते हो? क्या तुम इस शख्स को जानते हो जो इसका मालिक है? खुदाबख्श ने जवाब दिया भैंस अपने घर का रास्ता जानती है क्योंकि ये आगे चल रही है और अपने घर वापस जा रही है। ये जो आगे बेचने के लिए लाया था वो बेच नहीं पाया, भैंस वापस जा रही है। हम लोग एक दिन तैयार थे जाने के लिए, तो खुदाबख्श की जगह दूसरा आदमी को एक्का चलाने के लिए आया जिसको खुदाबख्श अपने साथ लेकर आए थे। अब्बू ने फिर किसी बात पर खुदाबख्श को डांटा और जैसे इनकी आदत थी अब्बू बहुत देर तक बोलते रहे मेरी कहने। फिर खुदाबख्श ने इस आदमी से कहा उनका बक्का दे तुम हल्का आंको। वो मगर एक मखार था, शिरकत करता था, तो उसकी ऐसी बात हम लोग परवाह नहीं करते। बसौ एक दूसरी शख्सियत है, मजेदार इंसान थे। हम बहुत चाहते थे कि इस मौके पर जो बहुत यादगार और तारीफें है वहाँ आ सकते और दिलचस्पियों में शामिल होते, लेकिन इस वक्त ये नामुमकिन हो गया। ये हमारे बुजुर्गों की विरासत है जो हम लोगों ने यहाँ तक पहुँचाई है और अब ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे इन तमाम बातों को जानें और इसी तरह इसको आगे बढ़ाएं। ये हम लोगों की ख्वाहिश है।
हमारी ये ख्वाहिशात सबके साथ में, और खुदा करे सब हमेशा इसी तरह घुल मिल कर रहें, खानदान की रवायत को कायम रखें। ये उनका मैसेज था। आवाज मेरी सबको पहुंची मैं सबसे पहले अपने बच्चों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो लोग सब जमा हुए और जिस जज्बे का उन्होंने इजहार किया है यहाँ करके, वो रिफ्लेक्ट करता है जो तालीम शुरू। और मुझे खुशी है कि आज साइबर वर्ल्ड का, इंटरनेट का इस्तेमाल करके चाहे दुबई में हो, चाहे लंदन में हो, चाहे जितने हमारे बच्चे हैं, चाहे यूएसए में, कनाडा में, कहीं हों, और हिंदुस्तान के किसी शहर में हों, आपस से एक दूसरे से इन टच रहते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज करते रहते हैं, जानते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। आज की दुनिया की सबसे बड़ी तरक्की हुई सिविलाइजेशन की, वहाँ सबसे बड़ी खराबी है कि फैमिलीज का डिसइंटीग्रेशन। लोग जो जॉइंट फैमिली ब्रेक हो गए और लोग अलग अलग इंडिविजुअल लाइफ रह गए। तो आजकल के ज़माने में कम्युनिटी टाइप रहना, एक दूसरे से ताल्लुक रखना, एक दूसरे से मिलते जुलते रहना, एक्सचेंज करना एक बड़ी कीमती चीज़ जो अमेरिका में पाई जाती है। इंडिया में जितनी तरक्की हुई है सब डिसइंटीग्रेट होते गए और कोई एक दूसरे का नहीं। तो मैं इन बच्चों को इसमें शीराज जो लंदन में है, और शादिया जो दुबई में है, और मुनीस और दूसरे जो हिंदुस्तान के दूसरे सब एक दूसरे से इंटरेस्ट है। और उन्होंने सोचा कि हमको अपनी जो हेरिटेज है, जो विरासत है, वहाँ लौट के जाना चाहिए और देखना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हमारे खानदान की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि जो कम्युनिटी लिविंग है, एक दूसरे से मेल जोड़ ताल्लुक है, इसको मेंटेन किया। और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ इस महफिल में यहाँ जो सब जमा हुए हैं, इस चीज़ को और बढ़ाएं। और मुझे देख के खुशी हुई कि दूसरे खानदानों को देखिए, किसी खानदान को देखिए ज़्यादा के मामले में, हर मामले में डिसइंटीग्रेट हो गए, अलग हो गए। एक तो भाई एक दूसरे को उनके फैमिली नहीं जाते। लेकिन यहाँ 4 भाइयों की औलाद, 4 भाइयों से और भाइयों की औलाद, ये आगे तीसरी दादा और परदादा के और उससे भी आगे है। लेकिन आज जो ताल्लुक एक दूसरे से है, वो किसी फैमिली में, किसी ग्रुप में नहीं देखा गया। तो ये जो खूबी है और ये ताल्लुक है कम्युनिटी लिविंग का, और मिलजुल करके एक दूसरे से ताल्लुक रखना। और एक चीज़ और मुझे जो पसंद आई वो ये कि शादियाँ खानदान से बाहर की हुई, दूर हुई, ये सब कुछ, लेकिन जो लोग आए वो ऐसे मिलजुल के रहे जैसे एक खानदान के लोग करते हैं। तो आज
डिसिप्लिन को वापस ले जाएगा कि जो ह्यूमनिज्म होना चाहिए सोसाइटी में, एक दूसरे से ताल्लुक होना चाहिए, वो नहीं ले रहा है। इसलिए कि लाइफ इंडिविजुअलिस्टिक हो गई, सब अपने अलग का कारोबार लगे हुए हैं, लेकिन एक दूसरे को कोई पूछने वाला नहीं। तो ये सबसे बड़ी कर्स है मॉडर्न सिविलाइजेशन की, और लोग इसकी तलाश में हैं किस तरह लोगों को एक साथ लाया जाए, एक दूसरे से हमदर्दी और ताल्लुक पैदा हो। मुझे खुशी है कि वो चीज़ जो कि आज की सिविलाइजेशन में कम होती जा रही है वो यहाँ, और उसकी वजह ये है कि जो खानदान की बुनियाद निसाउर रहमान की लीडरशिप में हुई, कि पहले उन्होंने इसको मजबूत फाउंडेशन पे खड़ा किया, चारों भाइयों ने मिलकर के, और चारों भाई इसी मुख्तलिफ रहते थे, हर एक के अलग अलग यूनिट थे, बड़े दादा, छोटे दादा, संजय दादा के जो 4 यूनिट अलग अलग थे, लेकिन रहते इस तरह से कि चारों बिल्कुल एक खानदान। और उसका यही हुआ कि जब उन खानदानों के बच्चे आगे बढ़े तो उन्होंने वही मौज में जो ताल्लुक आपस में रखा। कोई खानदान आप मुझे बता दिए जहाँ रंजिशें न पैदा हुई हों, जहाँ इख्तलाफात न हुए हों, जो यहाँ नहीं थे। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी रहमत है और बड़ी खूबी की बात है, और इसको मेंटेन करना चाहिए। और मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मैंने देखा कि इस ताल्लुक को हमारी यंगर जनरेशन ज़्यादा अहमियत देती है और ज़्यादा एक दूसरे से करीब रहते हैं, मिलते जुलते रहना चाहते हैं, जिसकी मिसाल आज के दर्जा और लोगों का कहते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ इस खूबी का जो आप लोगों ने पैदा किया, आप अपने दूसरे के इस स्पिरिट को, जज्बे को, कि मिलजुल कर साथ रहें, दोस्ती और मोहब्बत के साथ अपने अपने कारोबार, अपने अपने मुल्कों में जहाँ भी रहें, जिस चीज़ में रहें, लेकिन हम अपने कोई खानदान में विरासत समझते हैं। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि बावजूद के हालात मुश्किल थे, लेकिन एजुकेशन को सबसे ज़्यादा अहमियत थी। हसनुर रहमान जो सबसे बड़े 4 भाइयों के बेटे थे, उनको भेजा गया उस ज़माने में दीन इलान के लिए देवबंद, जो कि बहुत बड़ा सेंटर था इस्लामी तालीम का। उसके बाद दूसरों को अलीगढ़, सईदुर रहमान को, शफीकुर रहमान, जमीलुर रहमान, जैसे सब अलीगढ़ में पढ़े। उस ज़माने की प्रेस्टीज एजुकेशनल एजुकेशन के लिए नसीरुर रहमान को, एग्रीकल्चर के लिए नसीरुर रहमान को भेजा गया। तो दूसरे की कदवाई फैमिली का खिदमतुद्दीन जो थे, उनसे तक उनका जो खास डिस्टिंक्शन रहा वो इल्म और इल्म के जरिए ये आप पूरी जो चीज़ें आप देख रहे हैं, जिसे देखेंगे कि ने जो इल्म की नॉलेज हासिल दिखाई और जिस तरह से लोगों की सर्विस की और सिंसियरिटी के साथ, ये भी एक बड़ी खूबी है। और ये खानदान अगर आज माना जाता है इसके अपने इल्मी काबिलियत, सलाहियत और आवाम की खिदमत और सर्विस का मौका करते हैं, तो इस डिस्टिंक्शन को मेंटेन रखिए। और मुझे दुआ है कि मुझे आज बहुत ही खुशी है कि हमारे बच्चों में ये उससे ज़्यादा है जिसका कि पहले, और वो शायद इंटरनेट का पूरा फायदा उठा रहे हैं, इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। खुदा ये चीज़ हम लोगों को खानदानी विरासत में मिली है, और हमारे अंदर जो जज्बा है, हमारे बच्चों के, हमारे भाई बहनों में, और जिसमें भी हर एक में जज्बा है इस चीज़ का, इससे बड़ी खुशी होती है। और एक चीज़ जो हम अपने बच्चों से जो और जो बढ़ रही है उससे ये कहना चाहते हैं कि कभी नफरतों को अपने पास मत आने देना। नफरतें आग है, इस आग को दावत मत देना। इसलिए
कि जड़ यही होती है नफरत। आप जब पॉजिटिव अप्रोच करना चाहिए, कोई भी बात आप सुनते हैं किसी के खिलाफ तो उसको एनालाइज कीजिए और सोचिए कि हम लोग किस तरह से बढ़े हैं। हमने अपने बुजुर्ग के बारे में सबसे सुना है और अभी हम जब बड़े गाँव में आते हैं तो वही चेहरे हमारी नजर में आते हैं जो हमारे सामने से गुजर चुके हैं और वो सारी बातें हमको याद आती हैं। उन्होंने जो कहा है, जैसे हमारी अम्मी कहती रहती थी, वो भी यही कहती थी कि कभी कोई बुरा कहता है उसको मत सुनो, हमेशा अपने दिल से सोचो कि सच्ची बात क्या है, अच्छाई क्या है उसमें। तो जैसे भैया ने कहा है, हमें बिल्कुल वही सब बातें सच लग रही हैं जो हम अपनी अम्मी से भी सुनते थे, आपसे भी सुना और हम अपने बच्चों से भी सबसे यही कहना चाहते हैं। और एक सबसे बड़ी क्वालिटी यहाँ ये है कि जो बाहर के पर्टिकुलर जो है समाज को जो है उनको ऐसा से भी ले लिया जाता है तो उसके अलावा तो सोच ही नहीं पाते। और साथ में भाई जो मौके आती है बहुत है जलान जहाँ के काफ़ी रईस से साहब हैं and he's only trusting me an architect in Delhi only because of my circle. So I think I'm grateful to Allah for all the favors and the nawazish He's given us. We'll break for a small tea break, a very small tea break. और उसके बाद definitely doesn't know much about it. And we have a, it goes into at least 1,000 years that we have. Arif Chacha, now, just for the record in the camera, सबसे पहले एक किताब लिखी थी रियाज दादा ने इसके बारे में और वो अब आरिफ चचा ने कुछ वॉल्यूम्स लिखे हैं हमारे शिजरा के बारे में। He's not directly linked to the Baregaon branch, but he'll tell you about other branches of Dilwais and a lot more information than most of my generation know. So I hope ये सारा रिकॉर्ड हो जाए। और आरिफ का शुक्रिया आपके आने का और सबसे बड़ा शुक्रिया कि आपने एक किताब लिखी है जो सिर्फ आपकी ब्रांच ऑफ एडवाइस के बारे में नहीं है बस बल्कि कई ब्रांचेस ऑफ एडवाइस के बारे में है। And it has a very small circle in which it is said, but you still chose to write it, and I really appreciate the love you have for everyone जिसकी वजह से आपने किया है। सबसे पहले तो आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में एक बैकग्राउंड दीजिए कि आपने ये क्यों लिखी किताब और ये कितनी वॉल्यूम्स हैं और ये क्या है, ताकि किसी को भी पता लगाना हो कि वेयर दे स्टैंड इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, उनको पता चल जाए कि आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है। तो आपने ये क्यों प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, ये प्रोजेक्ट क्या है और उसके बाद आप फिर दुबई की हिस्ट्री के बारे में। जहाँ तक ईद का सवाल है, काजी मितवा के ज़माने से ईद के बारे में हमेशा बता रहा और इसी की वजह से एक अलग आइडेंटिटी के बारे में पिछले 900 साल से। और इतना इल्म होने के बावजूद बदकिस्मती ये थी कि किसी भी दौर में किसी ने भी इसका कदम नहीं उठाया कि ये तमाम खानदानों को एक जगह पर कर दी। कम से कम एक किताबी शक्ल दे दी जाए जिसमें आने वाले लोगों को ये इल्म रहे कि हाँ हमारे जो बुजुर्ग गुजर चुके हैं उनकी अपनी क्या शख्सियतें थी और हम लोगों की आपसी खराब बताएंगे। जब यार मैं किताब मैंने देखी क्योंकि वो सिर्फ बायोलॉजी तक ही कन्फाइंड थी, तो मैंने सोचा कि कम से कम एक ऐसा काम करें जो बायोलॉजी के तमाम सिर्फा एक जगह पे जमा करने, क्योंकि आपसी खराबतानियाँ एक ज़माने में आपस में जो है दूसरे खानदानों में जोड़ती थी, चाहे वो अंसारी हो चाहे वो सादात रहमैया से दी है। अच्छा, इत्तेफाक ऐसा था कि मेरे पास काफ़ी चीज़ें मौजूद थी और जो थोड़े बहुत कम थे वो याद है लोगों ने मुझे दिए, जिससे मैंने सोचा कि कम से कम इन शरफाओं को डिफरेंट वॉल्यूम्स में अल्फ़ाबेटिकली तमाम माओं को कवर करें, जिसमें एक ऐसी किताब आ जाए कि कल जो है अगर किसी को पता लगाना हो कि हाँ मेरे परदादा की छुट्टी कहाँ पर आई थी, उनको आज उनकी औलाद का अंदाजा हो जाए कि वो कहाँ के हैं और उनके क्या कहना। मकसद सिर्फ ये था कि आपसे बराबरदारियों का ही होने से आपस में मोहब्बत जो है वो बढ़ती है।
और इस्लाम की बुनियाद भी अगर देखा जाए तो वो सिर्फ मोहब्बत है। हिंदुस्तान में अहमद खालिद किस्वा की वो बहैसियत एक बादशाह के बेटे के नहीं थी, बल्कि बहैसियत एक टीचर की थी जो इशारे इस्लाम में उनका सबसे बड़ा नुमाया है। और हिंदुस्तान की तारीख अगर उठा के देखें तो आज से 900 साल पहले, उससे 100 साल पहले सिर्फ एक सालार मसूद काजी रहमतुल्लाह अलैह आए जिनकी मज़ार बहराइच में है, लेकिन उनको इतना कम वक्त मिला कि जिससे इशारे इस्लाम उस वक्त से शुरू हो गया था। लेकिन जिस तरह से इस्लाम ने तरक्की की है हिंदुस्तान में, वो काजी कितवा के ज़माने से, और उनके इल्म की शोहरत सिर्फ रूम जहाँ से के वो बाशिंदे थे वहाँ पर तक की वजह से नहीं थी, बल्कि जब वो मावरा नहर में इराक में ईरान में आए तो उस ज़माने के जितने भी उलमा थे, जिनमें अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे भी मौजूद थे, वो खासतौर पर उनसे मिलने के लिए आए, जिससे ये जाहिर होता है कि हाँ इल्म की वजह से वो तमाम खित्ता अरब में भी काफ़ी नुमाया हैसियत रही। हिंदुस्तान की आमद के ऊपर जहाँ तक ये सवाल है तो वो करीब 537 हिजरी में, जबकि अगर उसमें जोड़ा जाए तो करीब 1130-35 ईस्वी में वो हिंदुस्तान तस्लीम है। और उनके जो हज़रत उस्मान हारनी से वो मुरीद थे और उन्हीं के जो पीर भाई थे वो ख्वाजा साहब अजमेर के ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह थे। उन्होंने इनको ये एडवाइस दी कि तुम जो है वो अवध की तरफ जाओ। उनके कहने पे उनकी हिम्मत रही, वो अपना लश्कर जो 1000 फौज के ऊपर मुश्तमिल था उसको लेकर वो अवध की तरफ उन्होंने कूच किया। जो गौर आए, कई जगहों पे लड़ाइयाँ हुई और काबिज हुए उन जगहों पे। इस तरह से उनकी जो ज़मीन जायदाद थी उससे मेरा इसमें मकसद नहीं है यहाँ पर बताया। लेकिन काजी कितवा के जो पोते बाबा शहाबुद्दीन थे उनके 3 बेटे, 3 बेटों में जो सबसे बड़े बेटे थे उनकी औलाद थी वो यहाँ पे अब मझले नंबर 2 नंबर वो सबसे छोटे वाले बंगाल गए हैं, सबसे बड़े वाले जो थे वो दक्कन में थे। लेकिन दक्कन वालों को मैं ट्रेस नहीं कर पाया। इत्तेफाक से बंगाल की जो है कुछ तारीख में ऐसे बुजुर्गों के नाम मिले हैं जिनसे हमको ये पता चल गया कि उनकी मज़ार जो है कहाँ पे है। मंगलकोट में काजी हमीदुद्दीन साहब मंगलकोटी थे जिनका तारीख में काफ़ी जिक्र है, उनके खतूत जो है वो मुजद्दद अंसारी रहमतुल्लाह अलैह की किताबों में मौजूद हैं, जिससे उनका एक ब्रीफ शिजरा भी उसमें दिया हुआ था कि ये उनकी औलाद है। अब रखला भाई ने कहा है कि मैं इंशाअल्लाह उसकी मदद करूँगा जिससे ये पता चले कि जो काफ़ी खानदान बंगाल में मौजूद है उससे हम लोगों का क्या था। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि पता लगाने का कि इतना ज़माना जब यहाँ पे रहे हैं तो ये नहीं है कि वी आर कन्फाइंड टू द अवर एरिया ओनली। और ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई कि जब शुजाउद्दौला की लड़ाई हुई है उस वक्त काफ़ी खानदान जो थे फौज में मौजूद थे, यहाँ तक कि शुजाउद्दौला के जो रसालदार थे फकीरुल्लाह साहब, जिनके औलाद में जो है सामी शरीफ भाई बैठे हुए हैं, वो वहाँ पे रसालदार थे गंगा के। या तो फौज में रहे या तो इल्म में रहे, यानी काजी रहे स्टेट्स के या तो फिर फौज में रहे। ये 2 ही चीज़ें थी जो कि हमको तारीख के जो हमको जहाँ तक कि हम पहुँच सके। और उसके बाद काजी के ये जो पोते थे जिनका करके खिताब था, उनके 3 बेटे जो थे वो दिल्ली में काफ़ी दिनों तक की अवध उसके साथ हुकूमतों के साथ रहे। उसके बाद अल्टीमेटली वो अवध को वापस गए। इल्म में भी 2 तरह के थे, जहाँ पे इस्लामी इशारे इस्लाम का जहाँ तक सवाल है उसमें इतने ज़्यादा किरबानियों का जिक्र मिलता है जो कि काजी कितवा से लेके मेरे ख्याल से 150 साल पहले तक ही मुझे मिला है कि जहाँ तक मिला। बाकी बलज़र खान ने बहुत से लोगों को कवर किया जो 1776 में किताब लिखी गई जो कभी उसका अभी भी कई जगहों पर मौजूद है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरी आने वाली चीज़ें हैं उनमें मैं उन तमाम लोगों से भी आप लोगों को रोशनास कराऊँ कि उन लोगों के वर्चुअल कंट्रीब्यूशन क्या है। छोटी सी मिसाल, खैराबाद में अब्दुल शाह साहब के भाई जो कि शाहमीना साहब के खलीफा थे, उनकी किताबें आज भी खुसूसन रकम पे जो उन्होंने हाशिया लिखा था वो नदवा ऐसी इंस्टीट्यूट में तालीम स्टूडेंट्स को पढ़ाया गया। तो इतना ज़्यादा हमेशा और हर दौर में रहा। और शोहरत की वजह सिर्फ ये रही कि जो अखलाक वो अपने एंसेस्टर से लेके आए थे वो हमेशा से कायम और खुदा का शुक्र है आज भी
वो चीज़ पूरी तरह से नहीं है। आज़ादी के बाद या अंग्रेज़ों की आमद के बाद से जो है वो दूसरे भी कुछ सिलसिले शुरू हुए, वो करना उससे पहले जितना भी इनके ऊपर जिक्र मिलता है वो तमाम जो है वो इशारे इस्लाम से ही मुंसलिक मिलता है। मेरा सिर्फ ये मकसद था कि मैं ये बता सकूं कि हाँ, हम लोग जो आए हिंदुस्तान में वो लड़ाई करने के लिए नहीं आए, किसी का माल कसब करने के लिए नहीं है, और आज भी जो चीज़ है वो किसी की गिफ्टेड चीज़ किसी के पास नहीं है। वो चीज़ें हैं जो कि बादशाह के हुक्म से या किसी वजह से उन्होंने उस वक्त के यहाँ के राजाओं से लड़ाई करके हासिल की थी, उसी के ऊपर आज जो है तमाम जमींदार जो गौर से लेकर अयोध्या लड़कियों का जिक्र नहीं छोड़ा है, किसी भी स्टेज पे नहीं छोड़ा है। अभी जिद्दों में आपको 600-700 साल पहले के बाराबंकी जिले की कोई लड़की कहीं ब्याह के लिए, मैंने कोशिश ये की कि आज उसकी औलाद कहाँ पे वो मैं ढूंढ के मैंने अपनी किताब में किया। इसी वजह से मुझे करीब 22 साल लग गए इसको कंप्लीट करने। जो एक दो गलतियाँ तो मेरी वजह से हुई, और ज़्यादातर गलतियाँ जो है वो किताबत आजकल उर्दू जो है सबसे बड़ा मसला हो गया है, कोई सही टाइपिस्ट मिलता नहीं कि जो उसको सही करे। लेकिन दूसरी चीज़ में मैं खुद कंप्यूटर पर बैठ के इन गलतियों से कोशिश कर रहा हूँ बचने की, और जो गलतियाँ हों उनके लिए मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ। कई नाम ऐसे थे जो अनएक्सपेक्टेड गलत हो गए, जो कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसा हो गया। जो मैंने अब जो किताबें हैं मैंने सबने उसको रेक्टिफाई करके सबको करा। वो आपके अजमेर से किताब छपी है उसमें लिखा नहीं, लेकिन आपको बताऊं कि जुबैरी साहब ने सबसे पहली किताब लिखी जहाँ पे उनको जिले का भी जिक्र किया है, उसमें सिर्फ 2 साल का किया है कि 2 साल के लिए वो अपना कायम मुकाम हो सकता है, मैंने पढ़ने वाली थी 6 साल तक, लेकिन वो अपना कायम मुकाम मुकर्रर करके तब वो जो है मदीना मुनव्वरा है। तो फिर वो जो है फिर उनको अपना खलीफा बनाकर किया। ये जो मखदूम शेख साहब की की किताब जो उसका ट्रांसलेशन जैसा मुझे पहली बार बॉर्डर पर गए हैं बिहार को छपी थी तो फतह सादर, इसमें बहुत मजे का वाक़या कादिर रिजवा के बारे में लिखा हुआ है। इनके मामले जो रास्ते में इतने बड़े ममालिक के उलमा मिले उनसे, जिसमें ख्वाजा हैरानी भी थे, अब्दुल अजीज साहब थे, ख्वाजा जाम थे। ये लोग वो शख्सियतें हैं जिनसे तारीफ जो है किसी को रोशनास कराने की जरूरत नहीं, कोई किताब जो है उस दौर की ऐसी नहीं जिनमें दर्ज है। वो लोग उनसे मिलने आए थे, लेकिन काजी रिजवा साहब अपने घर में मौजूद थे, दोपहर जब आप आराम कर रहे थे तो एक कोई आलिम आया किसी मसले का हल पूछने के लिए। तो जब उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो जो खाजमा थी उसने पूछा भाई इस वक्त वो आराम कर रहे हैं, वो नहीं निकलेंगे। कहने लगे मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे इस मसले का हल चाहिए। तो उन्होंने अच्छा आप मसला बताइए, मैं जाकर उसे बताती हूँ। तो जब उन्होंने मसला बताया तो उस औरत जो खातमा थी उसने उनको वहीं पे जवाब दे दिया और ये कहा कि इतनी छोटी छोटी बातों के लिए आप काजी साहब को जो है तकलीफ दे रहे और मौलाना चले गए जवाब। वो किताब पढ़ने से ताल्लुक रखती तो सादा कर कभी किताबें स्टार्ट की वो पूरी तरह से मौजूद है जिसको ये उनके जो मखदूम शेख साहब के भाई उनके भतीजे की लिखी हुई है 829 हिजरी। ये मतलब 600 साल पुरानी किताब है जो काफ़ी मुस्तनद है, इसलिए कि उस ज़माने में जितना भी लिखा गया है वो उन्होंने अपने चचा से और बाप से पूछ के ही लिखा है, सादा करके सादात करके नहीं किया। वो हज़रत शेख साद की वजह से उन्होंने शायद ये नाम रखा है। अच्छा, उसी में जनाब उन्होंने ये भी लिखा कि हमारा जो खानदान है वो तो सबके सिजरे जो है वो हज़रत आदम से मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे मखदूम शेख साद के भाई ने काशगरी, और जब अगर 500 हिजरी के आसपास का वक्त देखा जाए तारीख में तो काशगर में उस वक्त सादात जाफरिया हुकूमत कर रहे थे। अगर वो शाही खानदान है से ताल्लुक़ रखते थे इनके वालिद तो वो फिर जाफरी खानदान सादात का हो सकता है, क्योंकि काशगर और किसी ने नहीं मेंशन किया अलावा मखदूम शेख साद के भाई। अच्छा, वो चूँकि 800-600 साल पुरानी किताब है इसलिए उससे मुस्तनद कोई राइटिंग में चीज़ मौजूद नहीं। मैंने चूँकि सैयद इसलिए नहीं लिखा था कि जो मैंने जितनी भी कोशिश की टर्की से कॉन्टैक्ट करने की, उन्होंने जो आपको डायनेस्टिकल हिजरा भेज दिया, इससे पहले ये भाषा थे, इससे पहले ये भाषा। चूँकि हाजी रिजवा के छोटे भाई को उनके वालिद के विसाल के बाद गद्दी मिली थी और वहाँ का रवाज ये था कि छोटे भाई बादशाह बनता था, बड़ा भाई गाजी।
इसलिए वो जो है हमको वहाँ से टर्की से पूरी डिटेल उनके शिजरे की नस्बी शिजरे की हमको डिटेल वहाँ से नहीं मिल पाया। हमने इसी वजह से काशी देखभाल से ही शुरू किया कि मैं क्यों गुनहगार करूँ कि लोगों को उसके आगे का पता नहीं। अलावा इसके कि शाह मोहम्मद मीरक उनके वालिद का नाम था, बस यहाँ से जरूर पता है। बाकी लोगों ने लिखे शिजरे हमको चमू भाई ने भी दिया था, लेकिन हमारे साथ बेसिक प्रॉब्लम ये है कि उसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर हमको कोई रेफरेंस नहीं मिलता है जिसके ऊपर हम ये कह सकें कि हाँ वो हमारे दादा भी 10 साल टर्की वगैरह है, मगर उनको कहीं नहीं। मैंने इसी वजह से कहा कि मैंने वहीं से शुरू किया जहाँ से हमारा यहाँ पे खानदान चलता था, कि मैं क्यों गलत चीज़ पे किसी तरह का वो करूँ। और उम्मीद ये है कि जो लोग भी मेरी किताब पढ़ेंगे इंशाल्लाह उनको उस पर ये मजबूत ऊपर कोई भी चीज़ लगा कर उन्होंने तारीखों का हवाला दे के हाशिए में उन तमाम बुजुर्गों की तफसील दे दी है। क्योंकि यहाँ भी ये बताया जाता है कि उनका स्पैन इंडिया में सिर्फ 13 साल हुआ है, जब उनको 90 साल की उम्र हुई। साहिबजादे की शादी हिंदुस्तान में हो 87, उस जमाने में 80 साल की उम्र में उनके बेटे की शादी की उम्र वो अपना बेटा ले के आए थे, और 22-23 साल की उम्र में उन्होंने टर्की छोड़ दिया है। तो इस वजह से बाकी उनके दो बेटे वो हिंदुस्तान ही में पैदा हुए हैं, ताकि मौके पर पाकिस्तान जिनका जिक्र जो है इससे पहले नहीं मिलता था। जब लोग सादा चढ़वाई है इस्लाम तब पता चला कि इनके एक नहीं 3 बेटे थे। जी हाँ, और काजी मुआफिर की औलाद जो है वो मखदूम शेख साथ इब्राहिम, क्योंकि वो 9 मिला के उन्होंने सुकूनत किया। और दूसरी किताब में मैं काजी मुआफिर का इंशाल्लाह आपको पूरी तरह से डिटेल दे दूँगा कि काजी मुआफिर की औलाद कौन कौन सी थी। अब चूँकि उनकी औलाद मदीना मौजूद नहीं खैराबाद में, लेकिन मैंने तुर्तरी औलाद को वहाँ का भी कवर किया। अच्छा, एक और शख्सियत रहनुमाओं में पैदा होगी जो यहाँ से ट्रांसफर होकर चले गए थे, मतलब कन्नौज शिफ्ट कर रहे थे, अमीर जमशेद साहब। ये वो शख्सियत थी कि उस जमाने में हजरत अब्दुल कत्तार मखदूम जहानिया जाकर की ऐसी शख्सियतें उनसे ये दुआ करवा रही थी कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए। तो इल्म में की वजह से भी उन लोगों को खुद जो है किसी को मुश्किलात कराने की जरूरत नहीं है। मखदूम जहानिया जाकर की ऐसी शख्सियतों से ये पूरा वाक़या आपको इंशाल्लाह दहरामों में, चूँकि मैं शिजरा किसी वजह से दहरामों को नहीं दे रहा, लेकिन पूरी बायोग्राफी इनकी जो है आपको इंशाल्लाह तीसरी जिल्द में मिल जाएगी कि क्या शख्सियत थी। और इनके दौर के जो कंटेम्प्रेरीज थे करीब 16 ऐसे थे जिनका तारीख इस्लाम में हिंदुस्तान में हर किताब जिक्र मिलेगा 10 लेवल में हिंदुस्तान में, उनको मैंने पूरी कवरेज की। शुक्रिया। वो यहाँ के आपका सम्मान क्या है? हैदराबाद के मखदूम साहब नहीं देखिए, आज के मखदूम साहब एक दो हैं, छोटे मखदूम साहब को मखदूम निजामुद्दीन साहब में सादा है, और बड़े मखदूम साहब जो है वो मखदूम शेख साहब लिखवाएंगे। वो यहाँ से गए शाहमीना साहब के खिलाफत के लिए शाहमीना साहब के सामने उनको इजाजत दी थी कि आप खैराबाद हैं, तो वो खैराबाद में जाकर उन्होंने सुकूनत किया। और छोटे मखदूम साहब बहुत कम उम्र में उनसे खिलाफत लेकिन उनके कलमी नुस्खा जो है खैराबाद में मौजूद है, मैं उसकी कॉपी लेके आया हूँ। जो वहाँ पे जो सादात खैराबाद हैं उनके पास तस्वीर मौजूद। तो मखदूम शेख साहब से गए जो कि वहाँ पे शिजरा भी लिखा हुआ वो भी गलत लगा हुआ है। मखदूम शेख साहब से गए के जो मज़ार है वहाँ पे बाहर में शिजरा डाल गया, मैं उनसे गया यहाँ साहब बैठे हुए थे कि आपने गलत शिजरा डाला, तो वो गिरवाए थे। उन्होंने शादी नहीं की, शामिना साहब के वजह से लिखा, क्योंकि वो इल्म में भी थे और उनसे खिलाफत भी मिली हुई। तो छोटे मखदूम साहब से डायरेक्ट रिलेशनशिप उनकी नहीं हुई, कोई रिलेशनशिप नहीं थी। क्योंकि मैं इसमें सवाल मैं आपको अभी दूसरा भी जवाब देता हूँ। उनके भतीजे ख्वाजा कमाल से मखदूम शेख साहब तिलवाई के भतीजे ख्वाजा कमाल से खराबतदारियाँ मखदूम निजामुद्दीन साहब अदाजिया के यहाँ होना शुरू, और ये अकीदत की वजह से हुई, क्योंकि सब वो भी खैराबाद के नहीं, वो भी खैराबाद के नहीं थे, वो ओरिजिनल संगीत पहले थे, वो संगीत से वहाँ शिफ्ट किया था। क्योंकि हम लोग आपको भी आप सब आपको वो भी मुहैया कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं बाराबंकी जिले में लिख रहा हूँ इसलिए मैंने उसमें से इतना ही टुकड़ा दिया है जितना कि मुझसे ताल्लुक। अच्छा, जैसे रसौली में ये थे आपके जो फारूकी खानदान है, उसका जो है काफ़ी खानदान जो है क्योंकि रसौली में शादियाँ हुई थी,
वो दूसरी दिन में उसका, लेकिन सावधान मेहराबान जो है उनका मैंने इतना ही टुकड़ा दिया है जिसका किसी न किसी तरह से किसी लेवल से बाराबंकी में ताल्लुक तो सब लोग ये कि छोटे बच्चों का बड़े बच्चों के साथ में कोई रिलेशन ना, सिर्फ रिलेशनशिप थी। उन्होंने बचपन में उनके हाथ से खिलाफा, उनके बाप ने उसे वोट दिए, इस वजह से जो है वो बहुत बड़ा जो है वो आपका खिलाफत की वजह से साबित नहीं हो पाएगा। हिंदुस्तानी हमारे साथ एक सवाल पूछना था। जवाब में चमड़े समझ पड़ रहा हूँ, ये मुझे नहीं पता चल पाया, और शायद कैसे में कहीं लोग, लेकिन मुझे नहीं मिला कि बड़ा गाँव कब पड़ा है चंद्रई से बदल जो काजी जिब्बा की जो मैं किताब का जिक्र कर रहा हूँ, यहाँ पे है काजी शाहबुद्दीन साहब का जिस किताब में जिक्र है वहाँ पे चंद्रई लिखा हुआ बड़ा एक सवाल फौज के अफसर बने हैं दरोगा कोई नहीं। अच्छा, वापस आते काजी जिब्बा का नाम जो था वो कब पड़ा, मतलब वो जिब्बा कहाँ है, जिब्बा कहाँ है? काजी जिब्बा का एक्चुअली नाम काजी माजुद्दीन था, मुइजुद्दीन, और इनको खिताब किया गया था जिब्बा के माने होते हैं उर्दू में अरबी में गायक, एंड ही वाज अ लीडर प्रीचर, इस वजह से इनको जिब्बा का खिताब मिला था, और ये मशहूर काजी जिब्बा के नाम से ज्यादा हुए मुइजुद्दीन के नाम से। नहीं, काजी निजामुद्दीन तो लोगों ने जो है अखलाकन लिखना शुरू किया, लेकिन मुइजुद्दीन में काजी जिब्बा हमारे सारे सेनेट हाउस है, तो जबकि यूजुअली जो यहाँ पे कुछ कर नहीं रहा है वो यहाँ पे वापस नहीं आता है, तो आपको क्या सिग्निफिकेंस लगता है इसमें? मुलाजमत में थे उस वक्त से हमारे जहन में बचपन से यही था कि हम परेशानी में आके रहेंगे, इसी की वजह से हम इसी में थे। वहाँ बहुत से सहूलतें थी, हम फ्लैट बना सकते थे, हम कर सकते थे, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। इस डर से नहीं किया कि अगर हमने कोई फ्लैट वगैरह बना लिया मुंबई में तो फिर हम परिणाम नहीं आ पाए, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में थे, नौकरी की हमको कोई कमी नहीं थी, उन हालात में आए। यहाँ आने में इरशाद भाई ने मुझे ज़्यादा इंकरेज किया, इनकी दो ख्वाहिश थी, एक तो मैं यहाँ रहूँ और दूसरे मैं नेतागिरी करूँ, वो दूसरी फिर हो गई, नेतागिरी मैं नहीं कर पाया। तो यहाँ आज वहाँ आए हैं तो बहुत उस जमाने में और 10 साल में बहुत फर्क हो गया है। जब हम आए हैं तो टेलीफोन करने के लिए हमको बाराबंकी जाना पड़ता था, हिस्ट्री नहीं थी यहाँ, पानी का अरेंजमेंट नहीं था, ट्यूबवेल लगाया, ओवर टैंक लगाया, लाइट नहीं थी, जनरेटर लगाया, तो ये सब चीजें हमने डेवलप की, हमको कोई तकलीफ नहीं हुई, गाड़ी 15 मिनट चले गए। तो यहाँ आने के बाद ये चूंकि हमारे जहन में शुरू से बैठा हुआ था कि मुझे बड़े गाँव में रहना है, और इसलिए मैंने ये प्रोग्राम बनाया था कि बड़े गाँव में आके रहूँगा। हालांकि यहाँ बहुत सी शुरू में तकलीफें हुई जितनी आमतौर से, लेकिन अब वो हालात में इंटरनेट वगैरह करो तो चाहिए, और है भी तो क्या पता, मुझे तो मोबाइल ठीक से मिलना नहीं आता इंटरनेट पर क्या है, इस वजह से अब मुझे यहाँ कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही है, और बिल्कुल सेटल हूँ। और फिर ये कि हम मिल मिला करके रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। शाम को हम लोग टीवी पर हैं, हम बताओ रबिया उलवा कि शाम को जगह जमा हो जाते हैं, अपना नाम रखा है, वो यहाँ आ जाते हैं। तो इस तरह से जो लोग, यही लोग आपको महीनों नहीं मिलते थे, कहते थे मैं महीनों नहीं आता, वो मिल रहे हैं। इस तरह से मोहब्बत और यूनिटी बढ़ती जा रही है। फिर थोड़ा बहुत यहाँ सोशल काम भी हो जाता है, और यहाँ किसी माना है उसको मसौली वाला उसको स्टेब्लिश करने की कोशिश की, एक इनाम रहमान के नाम से स्कूल था, उसको स्टेब्लिश करने की कोशिश की। वहाँ 10-12 लड़के थे, कमरा था, खुला थोड़ा 20-25 लाख रुपए की तो वहाँ बंदी की जायदाद, तो हमने और कोशिश
तो इस तरह से थोड़ा बहुत हम लोगों का कर सकते हैं, मदद कर चुके हैं। तो इसीलिए मैं आया था, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये कि यहाँ लोग हेल्प नहीं करते हैं। अगर आप कोई काम करना चाहें तो आपके साथ कोई नहीं आएगा, अकेले करेंगे, बल्कि क्रिटिसाइज करेंगे। ये मैं जवाब की बात बता रहा हूँ। तो ये एक बड़ी कमजोरी है यहाँ, जिसको मैंने कोशिश की कि मैं कर दूँगा, क्योंकि कोई नहीं, मतलब 25 स्कीमें हैं, 25 चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन कोई नहीं अपने लोगों में से और गाँव के लोगों में उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं है। वो समझते हैं यहाँ कुछ कर रहे हैं, अपने कार्य कर रहे हैं। ये सब प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ठीक है, मुझे पदार्थ पे हम बहुत खुश है और रहने से फायदा यही हुआ है। हम लोग रक्षा भी कुछ सबके लगाव रहते हैं। अब होता ये लखनऊ को अगर कोई आया है तो उसको पता है कि मेरे गाँव में एक नाम है, जॉब मुझे कोई मिल जाएगा। इस तरह से वो लोगों से भी मुलाकात और मैं इनकार कर रहता है। इस तरह से जिंदगी गुजर रही है हमारी। यहाँ पे बैठे ये चीजें सोच रहे हैं कि ये सब बहुत ही सीरियस मामला यहाँ पे होता जा रहा है। जब इखलाक भाई ने बोलना शुरू किया तो हम सोच रहे थे कि वो बताएंगे कि वो कैसे छुप छुप करके आम चलाया करते थे, कैसे उनकी पिटाई हुआ करती थी, और कैसे यहाँ पे शादियां हुई है कि किसी को पता ही नहीं था कि वो कहाँ बुलाया जा रहा है, और बुला करके उसको निकाह का करा दिया जाता था। ये सारी चीजें जरूरी है कि हमारे बच्चों को पता चले। फिर हमसे पहले श्रीराम ने कहा था कुछ बोलने के लिए और कुछ कहने के लिए, तो अभी उससे पहले मोनित भाई ने कहा, भाई ने कहा, तकरीबन सब लोगों ने यहाँ के बारे में बताया कि यहाँ की क्या वजह है कि आज हम लोग का खानदान इतना बड़ा और इस तरह से मशहूर मैं कहूँगा कि उन्होंने आखिर हम लोग जो है, हमारी जनरेशन के जो लोग हैं उनको सबको पता है, दादा के बारे में पता है, काजी जिंदवा के बारे में पता है। हम एक मरतबा आज से 5-7 साल पहले की बात है, और शायद पहले की बात हो, शहीर भाई अमेरिका लंदन से आए थे और हम लोग बैठे बात कर रहे थे। तो उन्होंने ये कहा कि मेरे बच्चों को ये कैसे पता चलेगा कि आखिर बड़ा गाँव क्या है और फिर भाई हमारे खानदान का कहाँ से हिंदुस्तान में जब जाते हैं तो इसका नाम है और क्यों है। या वो बच्चे जो हिंदुस्तान में नहीं है, या वो बच्चे जिनका ताल्लुक सिर्फ इससे है कि हाँ हम बड़े गाँव के हैं, हमारे नाना दादा या कोई है, और उनको वो उस जनरेशन को ये कैसे बताया जाए कि हम लोग कौन हैं, या हमारी आज की जो हैसियत है ये क्यों है। और ये बहुत बड़ा एक मसला, इसमें सबको सोचना चाहिए। और जो आज के बच्चे हैं, जो आज की जनरेशन में, या वो लोग जो हिंदुस्तान के बाहर रहते हैं, कि क्या वजह है कि हम लोग आज इस मुकाम में। ठीक है, हमारे दादाओं ने जो बुनियाद रखी उसी के बुनियाद पर आज पूरा एक खानदान खड़ा है। 10 आने का है ये पूरा, जैसा कि अभी भाई ने बताया, ये पूरा खानदान, पूरा घर 10 आने से बना है। और 10 आने से किस तरह से बना है, उसकी वजह सिर्फ ये थी कि यूनिटी तो थी ही, लेकिन एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन था कि अगर एक बात किसी ने कह दी किसी भाई ने, तो हिम्मत नहीं होती थी किसी दूसरे भाई की कि ये कह दे कि भाई ऐसे नहीं ऐसे होगा। और उसी बुनियाद पे ये बड़ा गाँव आज खड़ा हुआ है, और हमें उम्मीद है कि वो अभी तक चल रहा है। आज भी हम लोगों के भाई अगर कोई बात हम लोग से कह देते हैं, या हम दूसरे भाई किसी के भाई कह देता है, तो कम से कम वो उसकी बात को सुनता है और उसकी इज्जत करता है। वो वक्त नहीं अभी यहाँ पे आया है कि दूसरी जगहों पे देखा जा रहा है कि भाई ये भाई दूसरे भाई के सामने खड़ा हुआ है। हम हैं कौन? ये जो एक कहानी के तौर पे इन बच्चों को, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बताना चाहिए कि आखिर हम हैं कौन, हम कहाँ से आए और हम क्यों हैं ऐसे। हम ऐसे इसलिए हैं कि हमारे अंदर, आप एक चीज आप खुद देख लीजिए इस बात को, जो बच्चे हैं खासतौर पर वो इस चीज को देखें कि जो जिस फील्ड में है वो उसका डेडिकेशन जो है वो अपने काम में, जो इखलाक महीने में बता ही दिया गया, सबसे बड़ी बात थी एजुकेशन। क्योंकि हमारा वो खानदान था जो 1895 में और 1890 में और 1914 में और 1915 में लोग जाकर के अमेरिका से और इंग्लैंड से पढ़ करके आ गए थे। अगर किसी औरत, किसी लड़की ने सबसे पहले इस इलाके में पूरे तालीम हासिल की तो वो हमारे घर से, पूरे खेती अगर किसी ने शुरू की इस पूरे इलाके में तो वो हमारे खानदान से, अगर किसी ने शादी सबसे पहले पहनी है तो वो हमारे खानदान में पहली थी। हम ये बात कहते हैं कि आउटलुक हम लोग का जो था, जो खानदान का जो सोच थी वो हमेशा से बहुत आगे रही है।
सन 36 में, सन 37 में सबसे पहले जमीलुर रहमान ने अपनी बीवी को साड़ी पहनाने के लिए मजबूर किया था, तो उसको बड़ा क्रिटिसाइज किया गया था कि ये क्यों पहनाई जा रही है साड़ी। साड़ी औरतें नहीं पहना करती थी, बीवियां जाकर के अपने शौहरों के साथ नहीं रहती थी जहां वो काम करते थे। जब उनकी बीवी अपनी बीवी को बुलाया, उन्होंने क्या आकर के हमारे साथ रहे, तो उनके बाप ने, उनके चिठाओं ने इतराज किया कि तुम्हारी बीवी हमारे साथ कैसे रह सकती है जाकर के, लेकिन उन्होंने बुला करके अपने साथ रखा उनको वहां पे। तो ये चीजें थी कि हम लोगों की जो सोच थी, जो अप्रोच था, वो बहुत ही आउटलुक, बहुत ही आगे की हमेशा होती गई है। और वही वजह है कि आज हम लोग आज यहाँ पे अपनी जगह पे जहाँ पे जो भी आदमी है, चाहे वो सर्विसेज में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो आर्मी में हो, कहीं में भी रहा हो, चाहे रोड में हो, सभी बैठे हैं या जो भी है सामने जितने लोग हैं, चाहे खेती करते हो, उन्होंने एक नए तरीके से हर चीज को सोचा है, हर चीज को एक नए तरीके से करने की कोशिश की है। आपको यकीन नहीं आएगा, भाई ने बताया नहीं, आज गोबर गैस का इतना चलन चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में। हमारे यहाँ सन 1957 में गैस प्लांट लगाया गया था फार्म के ऊपर, जब कोई सोच भी नहीं सकता था कि गैस प्लांट कहां से लगेगा। तो ये क्या दूरदर्शी तो थी, दूरदर्शी तो थी, दूरदर्शिता तो ही थी, दूरदर्शी तो थी कि जिसकी वजह से हम लोगों ने किया। और जहां तक इस सवाल इस बात का है, जिक्र किया, शफीकुर रहमान का जिक्र हुआ, सईदुर रहमान साहब का जिक्र हुआ, अब्बा हमीद अल्ताफुर रहमान साहब का जिक्र। कौन ऐसा था जो अपनी लाइन में माहिर नहीं था? एसआर के भाई सईदुर रहमान के भाई एक बार हमारे पास ये 3 मूर्ति की लाइब्रेरी है जवाहरलाल नेहरू लाइब्रेरी, वहां के डायरेक्टर का टेलीफोन आया कि साहब ये एसआर के भाई कौन थे? सईदुर रहमान। क्योंकि इनका बहुत से मोतीलाल नेहरू के बहुत से लेटर्स हैं जिसमें उसका हवाला दिया हुआ है, और ये नहीं पता चल पाता, उसके आगे पीछे का नहीं पता कि उन्होंने रेफरेंस दिया है कि मेरी सही साहब से बात हुई है, मेरी सही एसआर के भाई से बात हुई। तो ये पता चला, हमने बताया, फिर हमने उनका बताया भी कि आप कीजिए, वो आपको उनके बारे में और बताएंगे। तो ऐसे ऐसे लोग थे कि जिनके बारे में हम लोग आज पता ही नहीं है। अल्ताफ नाना थे, अल्ताफ नाना अपने माहिर थे अपने इल्म के मामले में। शफीकुर रहमान के भाई को घर से निकाल दिया गया था क्योंकि वो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते थे। और किसी बहुत कम लोगों को पता होगा कि शौकत अली, मोहम्मद अली बड़े गांव में इस घर में आए थे, रहे, रुक करके यहाँ आकर के उन्होंने चाय पी थी। एनी बेसेंट जब सन 17 में छोड़ी गई है और शौकत अली, मोहम्मद अली जिसको रिलीज किए गए हैं, उसका जश्न बड़े गांव में मनाया गया था। वो लेटर मिले हैं सारे, ये सबूत है, मतलब कोई ऐसे में नहीं कह रहा हूँ, ये खुद सुनाई दे रहा हूँ, उसके सारे कागजात मौजूद हैं। अयोध्या आज का मशहूर है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि और फला, अयोध्या राज के मैनेजर थे हमारे दादा मकबूल रहमान, और वहां के राजा का लेटर मौजूद है कि आपने इतनी मेहनत की और आपने आवाम में ऐसा असर अपना कायम कर लिया कि वहां आपको छोड़ेंगे नहीं, आप हमारे यहाँ काम करते रहिए। काजी कदवा की कब्र भी वहीं थी, और काजी लिद्वा की कब्र तो है ही, आप तो फिर शायद सुनते खत्म हो गई है, डूबता भी कि काजी लिद्वा की कब्र भी अयोध्या में ही थी। तो हम लोगों का ताल्लुक हर दौर में जो कम से कम याद है, उसमें हर जगह में हम लोगों ने अपनी अपनी छाप छोड़ी है सबने। और क्यों छोड़ी है? वो जो लेटर्स मिले हैं उसमें ही एक लेटर है जिसमें शफीकुर रहमान के भाई के बारे में, जब वो अलीगढ़ में पढ़ा करते थे, उनके बारे में लिखा है कि इतनी, वो लेटर है किसका, अनवार सुजान ने लिखा है अपने वालिद को, और उसमें उन्होंने शफीकुर रहमान साहब की तारीफ जिस तरह से की है, वो लेटर मेरे सामने कल में पढ़ के सब सुनाए जाएंगे। तो ये चीजें हैं, हमको ये सोचना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि हम लोग इतने हर चीज में आगे हैं। उसकी सिर्फ वजह ये है कि जहां पे भी हम लोग गए हैं, जो भी काम हम लोगों ने शुरू किया है, उसमें लगन के साथ और ईमानदारी के साथ काम किया है। कोई भी काम हो, कोई भी खानदान का आदमी ये बता दिए कि जिसने अपनी फील्ड में ईमानदारी से काम न किया, और यही वजह है कि आज वो ईमानदारी, वो लगन जो उन 4 भाइयों में थी, वो आज खुदा का शुक्र है कि हम सब में है, और हमें उम्मीद है कि आने वाली जनरेशन में भी वो चीज रहेगी। क्योंकि ये बदलाव नाता का है,
वैल्यूज पे जोर देना है। ये तो ठीक है कि हमारा घर है, हमारा खानदान है, हमको अपनी रूल्स के बारे में मालूम करना है, लेकिन उसके साथ साथ में कि क्या वजह है कि आज जब पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम फैमिलीज की का जिक्र होता है और खासतौर से यूपी के मुस्लिम फैमिलीज में जिक्र होता है, तो 3 फैमिलीज पिछले 100 साल से लाइमलाइट है। एक बाई फैमिली के बारे में जिक्र होता है, एक शेरवानी फैमिली के बारे में जिक्र होता है, और एक अली नईम साहब की फैमिली, अब उसमें से कोई नहीं कहा, उस फैमिली का जिक्र होगा। पिछले चाहे वो फ्रीडम मूवमेंट हो, और फ्रीडम मूवमेंट में न सिर्फ फ्रीडम मूवमेंट में हमारे खानदान के लोगों ने हिस्सा लिया है, बल्कि जो पहला कदर हुआ था सन 57 का, उसमें सबसे ज्यादा, ये अभी बता रहा था कोई, हमको लाख मिनट पहले बताया था और मुझे बता रहे थे, ये सबसे ज्यादा अगर कुर्बानी किसी का कोई शहीद हुए थे तो हमारे खानदान के लोग थे। तो ये नहीं है कि हम लोग अभी निकल करके आगे हो, यहाँ बन गए हो, ये हमारा पूरा शुरू से रहा है। तो उसी वजह क्या है? उसी वजह से ये है कि हमारा जिस काम को हमने किया बहुत ही लगन से किया, ईमानदारी से किया, तो ये चीजें हमारे बच्चों को बतानी है। और हमें बहरहाल नूर भी ने कहा यहाँ क्लब चलता है, हमको भी उसमें आने का कभी मौका मिलता है। और ये मैं बता दूं कि उस क्लब की शुरुआत जब रजी यहाँ आकर रहे थे तो उन्होंने करवाई थी, तो ये चीजें करवाई है। अच्छा, एक चीज मैं और कहना चाहूँगा कि हमारे घर में इतने बड़े हस्तियां पैदा हुई हैं कि जिनका अंदाजा हम लोगों को खुद को नहीं है। कि जैसे मिसाल के तौर पे शफीकुर रहमान के बारे में कितने लोग जानते हैं, सईदुर रहमान साहब के बारे में कितना लोग जानते हैं, फवाद के दादा फजलुर रहमान के बारे में फजलुर रहमान के बारे में कितना लोग जानते हैं, अल्लाहुर रहमान साहब के बारे में कितना लोग जानते हैं। वो तो छोड़ दीजिए, हमीद नाना के बारे में लोग कितना जानते हैं, वो भी अपनी लाइफ में जहाँ पे थे ऐसा नहीं था, वो भी मतलब बहुत ही अथॉरिटी थे। या चाहे वो किस तरह से पतंग उड़ाया करते थे, यहाँ पे पूरा हंगामा होता था किस तरह से वो। और यहाँ पे आप लोगों ने सबने सुनी होंगी गजलें बेगम अख्तर। किसी कितने लोगों को ये पता है कि बेगम अख्तर इस बड़े गांव में जब वो अख्तरी बाई थी तो वो यहाँ आकर के अपनी गजलें और गाना गाया करती थी इस बड़े गांव में। तो ऐसा नहीं है, क्या कहते हैं, यहाँ पे हर चीज की मिसाल आपको मिलेगी। और वो हमारे यहाँ मैं कहने ही जा रहा था कि जो हम लोगों के यहाँ हस्तियाँ बनी है, हम खासतौर से बात मोनिस भाई से और शिदार से और उन लोगों को मुबारकबाद देने के बाद ये कहेंगे कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं। मिसाल के तौर पर शफीकुर रहमान साहब की पूरी न्यूज़ उसको बना करती थी, जिस वक्त वो मिनिस्टर हुए हैं, जिस वक्त वो उन्होंने वोट दी है, उस जमाने में 50 से लेकर के 53 हम लोग उनको निकलवा सकते हैं। आज जो आर्काइव में वो मौजूद हैं उनको हम लोग निकलवाएं, उनकी स्पीचेस को हम लोग निकलवा सकते हैं। सईद चचा के ने जो 9 साल जेल में रहे हैं, वो हमारे खानदान का कोई भी आदमी इतने साल तक जेलों में नहीं रहा जितना सईद चचा रहे। मूर्तियों वगैरह खुद उन लोगों के बारे में इतना नहीं बताते हैं, लोगों को बताना चाहिए जितना ये लोग ये नहीं बताते हैं उनके बारे में। किस तरह से क्या कहते हैं, उन्होंने जेल में रह गए, जो उन्होंने तालीम बनाए वो तो आज इंडिया में लगे हुए हैं, जो क्या कहते हैं फजलुर रहमान साहब, उनका क्या कंट्रीब्यूशन यूपी में कोऑपरेटिव मूवमेंट के ऊपर उनको उस वक्त 1945 में खान बहादुर का खिताब मिला था। तो इस तरह से बाकी जमीरुर रहमान, नसीरुर रहमान जो आपने सबने देखा उनके बारे में बता दें, वो लोग जिनको हम लोग भूलते जा रहे हैं, ये जिनके कंट्रीब्यूशन को हम लोग भूलते जा रहे हैं, हमारे ये दरख्वास्त है सबसे कि वो उन चीजों को लाए और उन चीजों को लिखवाएं लोगों से कि भाई आप लिख सकते। मैं समझता हूँ कि अखलाक भाई से ज्यादा अच्छा शफीकुर रहमान पे कोई नहीं लिख सकता है। उनसे लिखवाया जाए, उसको जमा किया जाए, जो और लोग हैं, सलीम भाई हैं, ये लोग हैं, इन लोगों की यादें हैं, उनसे लिखवाया जाए। सही साहब क्योंकि पहला उनकी कोई नामदद थे,
उनकी कोई औलाद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है जो लोग हैं अभी वो उनसे लिखवाया जाए, उनके बारे में हम लोग जमा करें। तो ये हमारी धरोहर है, ये चीजें हमारी धरोहर बनेंगी आगे आने वाली जनरेशन के लिए। मेरा काफी टाइम नहीं काफी कभी है ये उससे बात इरफान साहब है कि एक महफिल ऐसे और होगी जिसके अंदर वो कुछ ऐसी बातें मौका मिलेगा शायद उनको, तो मैं उनको यकीन दिला दूं कि हाँ उनको एक मौका और मिलेगा कि वो वहाँ पे अपनी बात को कह सके। खुदा हाफिज़। हमारे साथ एक अच्छी मैसेज बाद में भी होगी, लेकिन बहरहाल अभी हम सिर्फ लोगों को इतना बताना चाहते हैं कि हम कोई बुजुर्गों की लिस्ट में नहीं आते हैं। जिस तरीके से उन्होंने सबको एडवाइस किया या पुराने किस्से बताए कि हम लोग कैसे करते थे, क्या करते थे, क्या क्या के ट्रेडिशंस हैं, क्या रिवायत हैं, लेकिन हम एक चीज में रोशनी जरूर डालना चाहते हैं कि सब लोग बड़े लोग अभी तक ये बता रहे थे कि पहले कैसे होता था, लेकिन एक ये भी बहुत जरूरी चीज है कि ये सेंटिनरी ऐसा नहीं है कि एक आखिरी फंक्शन है और इसके बाद कुछ नहीं होगा या कुछ नहीं किया जाएगा। यहाँ पे जिस तरीके से जिन लोगों ने यहाँ पे मेहनत करके और सबको इकट्ठा करके किया है, ये एक बहुत बड़ी मिसाल और सराहनीय चीज है। इसलिए हमको यहाँ पे एक चीज को एक्नॉलेज करना चाहिए और पूरी अननोटिस नहीं जानी चाहिए कि जो शिराज ने इतना बड़ा काम किया है, सबको मिलाया है, सब इतने बड़ा फंक्शन नहीं जाएगा, समझता हूँ जब वो इनिशिएटिव इस तरीके से न लेते तो शायद आगे फंक्शन नहीं हो सकता। इस चीज को मैं लोगों को इस चीज को दिखाऊं, मतलब लोगों को इस चीज अननोटिस नहीं जानी चाहिए और आगे के लिए भी एक शिराज में पोटेंशियल है कि लोगों को वो जोड़ के चल सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे ये कहेंगे अपनी तरफ से शिराज को एक कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया जाए, वो जो हर साल में सही, हर साल ऐसा नहीं हो सकता है, अल्टरनेट ईयर के बाद एक इनिशिएटिव लेके अगर इस तरीके का फंक्शन करें, शायद सब लोग न इकट्ठा हो, इससे कम इकट्ठा हो, लेकिन इस तरीके की अगर ये चीज शुरू होगी तो ये चीज चलती रहेगी, क्योंकि आगे बच्चों को जोड़ के चलना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मैं शिराज से एक ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अल्टरनेट ईयर के ऊपर इस तरीका के ये प्रोग्राम करते हैं और इसके कोऑर्डिनेटर शिराज मुकर्रर किए हैं। अबरार भाई ने 1997 में कही थी, यहाँ उसको टेप में मौजूद भी है, वो कैसे वो ये चाहते हैं कि इस बड़े गाँव की सेंटेनरी मनाई जाए और वो रियाज भाई खड़े हुए थे दोनों, तो ये दोनों आपस में बात होती थी, दोनों टेप में मौजूद है कि कब मनाई जाए। तो किसी ने वहीं पे कहा खड़ा था कि 2009 में मनाई जाए, तो उन्होंने कहा कि 2009 तो बहुत लंबा है, जब तक पता नहीं हम जितना होंगे कि नहीं होंगे, ये 2000 या 2001 में मना ली जाए। तो ये और उन्होंने कहा था कि जब सेंटेनरी मनाई जाएगी तो मैं एक इसके ऊपर एक वो लिखूंगा कि कोई दादा बने और कोई परदादा बने और कोई पूरा इसको इनैक्ट किया जाएगा। वो एक ड्रामा लिखने वाले थे और बहरा वो नहीं है, इसलिए ये बात शुरुआत अगर कहा जाए तो ये उनकी की हुई है, क्योंकि सबसे पहले ये चीज उन्होंने 1997 में कही। मेरा मिशन जो 1961 में हुआ है यहाँ पर, और उसी तख्त को मैं दूल्हा बनाकर बैठाया और इसका इनॉग्रेशन भी हुआ था, दूल्हा बनाकर बैठा हुआ था। भी है कि क्वालिटी है, ये क्वालिटी नहीं होगी तो आज की तरफ से एक्चुअली आपको शॉल प्रेजेंट करना है इस फैमिली फैसिलिटी। किताब खरीदी है और आई encourage everyone else to buy it as well. My only problem is कि it's in Urdu which I don't understand. तो अगर कोई भी उसको if somebody wants to fund translating it into English, that will serve many more generations to come. So that's at least one project that I definitely know will be very worthwhile. क्योंकि वो किताब काफ़ी अच्छी है, उससे बहुत डिटेल में बहुत चीज़ें पता चल सकती हैं अगर वो इंग्लिश में किसी तरह ट्रांसलेट कर दी जाए। इंग्लिश हाँ, लेकिन जो कंबाइंड शिजरा है आरिफ शिजरा का, अगर वो कोई भी प्रोजेक्ट स्पॉन्सर करना चाहे
तो दे आर मोस्ट वेलकम टू। अच्छा मैं पूरी किताब मैं इंशाल्लाह आप जितने भी चारों मालूम है उनको मैं अंग्रेजी में एलिमेंटी करूँगा। पहले मैं उर्दू में बातें को मालूम सर जाए, उसके बाद जो उसका ट्रांसलेशन पूरा और उसको भी मैं अलग कर दूँगा। भाइयों को फारूकी के अलग, सिद्दीकी अलग, फारूकी अलग, सादात अलग, इस तरह से चार मालूम कर दूँगा। इसमें कंबाइन करना है जिसको जो भी वेबसाइट पे जिसको जो चाहिए वो। अच्छा थोड़ा और समझने के लिए स्पेशली फॉर माय जनरेशन काशी बिलवा जिन साहब को हम काशी बिलवा के नाम से जानते हैं और जिनके नाम से हम लोग का सरनेम पड़ा है, तो सबसे पहले तो आपने बिलवा का रूट वर्ड बताया था, वो आप रिपीट करेंगे कि बिलवा क्यों नाम पड़ा? बिलवा एक्चुअली जो गायक होते हैं टीचर्स थे, इनको इल्म बहुत ज्यादा था तो इनको गायक के हैसियत से इनको बिलवा का खिताब मिला। तो एक्चुअली नाम इनका जो था वो म्यूजिक। तो बिलवा और बिलवाई are people who have ilm, or the root word can be taken from that. It's not a place but और मेरा ख्याल ये कि जो बिलवाई लिखने की वजह हुई है कि जमींदारी में जब लोगों में आपस में बंटवारे शुरू हुए, मुसलमान कायम हुए, तो यहाँ पे जो वो खानदान जो हिंदुस्तान से बाहर से आए थे, चाहे वो सादात के रहे हों, चाहे वो अलवी हों, चाहे फारूकी, चाहे सिद्दीकी, हज़रत सिद्दीक अकबर की औलाद में सिद्दीकी लिखा, हज़रत फारूक की औलाद में फारूकी लिखा, इसी तरह से हज़रत अली करम की औलाद में। इस वजह से ये देश जो है वो हिंदुस्तान के बाहर लफ्ज़ बिलवाई का या सिद्दीकी का इस्तेमाल किया। और जो पुरानी किताबें हैं तारीख की, उसमें भी अज औलाद करके लिखा हुआ है, चाहे वो बकरी लिखा हुआ है अबू बकर की, या काजी बिलवा के लिए भी जो अज औलाद काजी बिलवा लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं। हमारे पास जो कलमी नुस्खा 1862 का है, उसमें लफ्ज़ बिलवाई का इस्तेमाल है। अब वो नकल किया गया है कहाँ से, 1896 में वो किताब मुकम्मल हुई है, शिजरों पे ही है, क्योंकि उसमें बाहर के बहुत से शिजरे हैं, उससे भी मैंने काफ़ी इस्तेमाल अपना फैज़ हासिल किया है और उसमें ज़रूर लिख मिला है कि, लेकिन हमको मेरा अपना जो ख्याल है वो यही है कि जो जमींदारी के मुकदमात कायम हुए उसमें जो है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके सरनेमों में इस तरह से यहाँ पे हिंदुस्तान में किया है। ये बिलवा लफ्ज़ जो है ये फारसी डिक्शनरी में पाया जाता है पुलवा, और पुलवा जो है उसका रूट उसमें लिखा है कि अरबिक है, और जिसके मतलब है लीडर या पिलर या स्ट्रेंथ। तो उससे कुतुबुद्दीन बन जाता है लीडर ऑफ द फेथ। अच्छा वो जो है तो हम लोगों के पास यानी कि काजी लीडर ऑफ द फेथ एंड कम्युनिटी। तो हिंदुस्तान के बाहर अच्छा, तो हम लोग का बिलवाई का रूट वर्ड है which comes from leader। अच्छा, दूसरी बात है कि मोइज़ुद्दीन और किस ईयर में वो टर्की के अराउंड से मेरे पास जो है वो हिजरी में दिया हुआ है, तो 515 हिजरी उनकी विलादत लिखी है कि शाही महल में ये पैदा, और 537 हिजरी में इन्होंने टर्की छोड़ दिया क्योंकि अपने छोटे भाई जो कि शरई जिंदगी नहीं गुजार रहे थे, गैर शरई जिंदगी गुजार रहे थे, उनसे खफा होकर उन्होंने टर्की को छोड़ा। 537 हिजरी में 620 जोड़ लिए, करीब करीब 1135-40 के आसपास का, 1135-40 ईस्वी के आसपास का टर्की छोड़ा है। लेकिन वो पूरे अरब ममालिक से होते हुए मावरा नहर, ईरान, अरब, इराक वो वहाँ से बदल किया गया था, तो वो अपनी बीवी बच्चे और नहीं शमी भाई, मतलब मैं माफी चाहता हूँ उसके लिए। तारीख अबू सईद जिन्होंने तारीख अबू फतेह का रेफरेंस दिया है, वो किताब हादा खबरतनी में इत्तिफाक से मौजूद है। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि उन्होंने अपने छोटे भाई को और किसी को बताया नहीं, खामोशी से उन्होंने टर्की छोड़ा। वही चीज़ मैंने अपनी किताब में लिखी, क्योंकि जो
नहीं, मैंने इसीलिए से कहा कि उसमें सिर्फ ये है कि वो उन्होंने टर्की छोड़ दिया और हिंदुस्तान की तरफ कूच किया और इन ममालिक से होते हुए वो करीब 15 साल के बाद करीब सन 67 हिजरी जो था 567 हिजरी में हिंदुस्तान है। तो अराउंड 1140 में वो हिंदुस्तान है। 1135-40 मुइज़ुद्दीन और हम लोग के जो 4 भाइयों के जो बाप थे नवाजुश रहमान, उनमें कितनी जनरेशन का फर्क था? 24वीं इस वक्त चल रही थी। आप 5-6 यहाँ से और कम से 18 जनरेशन का फर्क था। 18 जनरेशन। अच्छा, जो आप किताब लिख रहे हो आप 5 वॉल्यूम्स में लिख रहे हैं, पहली वॉल्यूम में कितने ब्रांचेस ऑफ एडवाइस कवर किया? इसमें ब्रांचेस के भाइयों की जहाँ तक सवाल है, सिर्फ बड़ा गाँव, मेन और भयारा बासा, ये 3 गाँव जो थे भाइयों के, वो सिर्फ 3 कवर में, लेकिन ओरिजिन जो है उनका सबका एक ही ऑडियंस। अच्छा, तो कितने ब्रांचेस ऑफ एडवाइस हैं? ब्रांचेस इस वक्त तो पता नहीं 100 के ऊपर पहुँच गई हैं, लेकिन जो मवाजात हैं मैंने कंबाइन करके एक गांव को दिया है। अब जैसे बड़ा गांव है मिसाल के तौर पे, यहाँ पे 3 अलग अलग गाँव हैं, एक भयारे से आके होगा, 2 बड़े गाँव के ओरिजिनल। तो इस तरह से 3 खानदान बड़े गाँव में किदवाइयों के मौजूद हैं, जो मैंने अपनी किताब में दी है, और तीनों को अलग अलग करके दिया है कि जिसमें कोई तरह से कंफ्यूजन। थोड़ा सा और समझने के लिए, मुइज़ुद्दीन के कितने बच्चे थे? 3। तो उनमें से पहले का क्या हुआ? सबसे पहले आजुद्दीन थे, जिनसे हम लोग हैं। अच्छा, दूसरे का नाम था निजामुद्दीन, जो गौर में रहे, जिनकी औलाद बासे में रही। उसके बाद जो है अब उसको ट्रेस करना मुश्किल हो रहा है कि कहाँ पे उनके खानदान। तीसरे काजी मुआफिक थे, ये उन्नाव में रहे, और उनका जो 6ठी पुष्प में जो मखदूम शहजाद के भाई की बात कर रहा हूँ, वो खैराबाद चले गए थे। उनके भाई की औलाद में भी अब औलाद नरीना लड़कियां हैं जो जिनके खानदान खैराबाद में और कन्नौज में। अच्छा, तो मुइज़ुद्दीन की पहली औलाद से फिर हम लोगों का हिस्ट्री फेस होती है। किसी को और कोई सिंपल सवाल पूछना है जिसको नाम आगे जो फिलवा है? एक्चुअली एक जगह पैलेस्टीनियन जब न्यूज़ आती है, नासिर अल-किदवा एक एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे किदवा, लेकिन जब मिल नहीं रहा है तो मैं कैसे मिले? हो सकता है वो दूसरे भाई के औलाद रहे हों। नहीं, वो फिलिस्तीन में एक गाँव है किदवा, वहाँ के वो रहने वाले। हाँ, तो वो वैसे ताल्लुक है, सच नहीं है। हाँ, पैलेस्टीन में कोई देखिए, अम्मा जो थी वो बनी इसराइल से, और उन्होंने इस्लाम कबूल किया, इनके वालिद के साथ शादी हुई, इसलिए आप ये कह सकती हैं कि हम लोगों में भी बनी इसराइल का कबूल है। इसी वजह से तो इल्म में इतना ज़्यादा हम लोगों को मिला, वो उसकी शायद वजह यही हो चुकी है। अल्लाह ताला ने कलाम पाक में फरमाया है कि बनी इसराइल को मैंने इल्म दिया है, शोहरत दी है, और इनकी आबादी में तरक्की की है। तो आज अल्लाह में आपको साबित ये है कि वेस्टर्न यूपी की जो बड़ी मुस्लिम फैमिलीज हैं और जो पठान फैमिली है, तो अभी तक वो जहांगीर के टाइम में ज़्यादातर पठान लोग यहाँ माइग्रेट किए थे, तो उनके फीचर्स अभी तक डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल अलग है आम पॉपुलेशन से। पर ईस्ट यूपी में और किदवाई में आप देखें तो इस फीचर्स बिल्कुल लोकल लोगों के फीचर्स हैं। तो कितना लोकल एसिमिलेशन है। जो खानदान जहांगीर के ज़माने में आए थे, उन लोगों ने अपने खानदानों के बाहर शादियाँ नहीं, हम लोगों ने जो है अपने बराबर के दूसरे कबीलों में भी शादियाँ की, चाहे वो सिद्दीकी हो, चाहे सादात हो, चाहे खालिद। इस वजह से हम लोगों में वो आइडेंटिटी जो है आज मेंटेन नहीं है जो आपको इन लोगों में यूसुफ सही खानदान है या जलीली और खलीली खानदान है, इनमें जो है नहीं, इनमें उसकी वजह चूँकि वो लोग भी साहिब हिजरा हैं, लेकिन उन लोगों ने कभी भी शादियाँ अब आज के दौर में आकर थोड़ी बहुत होने लगी हैं, वरना एक स्टेज ऐसी थी कि वो लोग अपने कबीले के बाहर शादी ही नहीं करते। इस वजह से उनकी आइडेंटिटी और नक्शा जो था वो मेंटेन रहा, और हमारे यहाँ क्योंकि आमेजिश होती रही, चाहे वो सिद्दीकियों में हुई हो, चाहे फारूकियों में हुई, इस वजह से हमारे में जो है वो दूसरों के जीनिस जो है वो भी शामिल हो गए आज हमारे सामने।
है यहाँ पे, तो अगर कोई भी देखना चाहे तो वो कर सकता है। इवन इफ इट्स नॉट इन इंग्लिश, मुझे नहीं समझ में आती, लेकिन मैंने डेली बिकॉज समडे एटलीस्ट इट विल प्रूव यूजफुल। और आरिफ के चैनल्स के थ्रू मुझे अपने हिस्ट्री दिखाई थी, तो एटलीस्ट ही कुड प्लेस इट बिकॉज ही कुड रीड। तो आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग किताब होगी। अब कोई और फैमिली ट्री के बारे में कोई कुछ बात करना चाहते हैं? शुक्रिया करते हैं कि आप आए और आप यहीं रुकिए, आप ठीक है तो अच्छा लगेगा। सॉरी मैं भूल गया था कि नेक्स्ट राइडर भी था, तो 6 बजे से 8 बजे तक चलने वाला था, लेकिन इंशाल्लाह देर तक चलेगा। यादें याद आती हैं और शादी अभी ने काफ़ी पहले बुक कर दिया था ये आइटम अपने लिए, तो अब हमें पता चलेगा कि क्या करना चाहिए। ये प्रोग्राम का स्लॉट काफ़ी पहले लॉक लगा दिया था, थैंक यू शिराज। और उसका मकसद ये था कि हम लोग साथ बैठ के अपने बुजुर्गों की कुछ बातें शेयर करेंगे, याद करेंगे, वो बातें जिससे आप हमेशा बहुत मुतासिर रहे, या वो बातें जिसको सोच के आज भी आप मुस्कुराने लगती हैं दिल ही दिल में। तो अभी जितने दिन हम लोग साथ में थे, हमारे दादा, परदादा, नगर दादा, सब के बारे में बातें हुई, उन सब का जिक्र हुआ, उन लोगों ने क्या क्या हेलो और जो वैल्यूज हम तक पहुंची हैं उसका भी जिक्र हुआ। अब यहाँ एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जो थोड़ा सा मिसिंग है, तो ये प्रोग्राम के थ्रू हम फिलअप कर सकते हैं। जो वैल्यूज और कल्चर हम लोग तक उसको लोगों ने हम तक पहुँचाया, उसमें सबसे बड़ा हाथ जो वो उनका जो सपोर्ट सिस्टम था, जो उनकी बैकबोन थी, यानी कि उनकी बीवियाँ। मैं बात कर रही हूँ वही सब दादी, नानियाँ, फूफियाँ, जिन्होंने बगैर कुछ नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी पर्दे से रह के भी मेरी दादी हमेशा ऊपर ही रहती थी, जो मिलने आया तो मिल लिया, जो नहीं मिला वो नीचे से चला गया दादा से मिलके। लेकिन बड़े गांव जो हम लोग के लिए है, मेरे लिए बड़े गांव मेरी दादी थी। अगर मैं बड़े गांव को विजुलाइज करती हूँ तो घर और बड़े गांव की बातें और दादा की बातें बाद में होती थी, पहले मुझे अपनी दादी नजर आती थी वहाँ पे। तो हम लोग वही बातें शेयर करेंगे अपनी दादी नानियों के बारे में, जिन्होंने खामोशी से हम लोगों की परवरिश की, वो वैल्यूज जो मेरे अब्बा को दी और वो मेरे तक पहुँची। आई एम थैंकफुल टू माई दादी एंड ऑफ कोर्स दादा। हेलो, नानी का कोई जिक्र नहीं आता, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। क्यों? मजाक नहीं, मजाक नहीं, मोने खाने का मजाक नहीं। जो लड़कियां ब्याह के इस घर में आई, वो सोच समझ कर लाई नहीं। आप कोई भी रिश्ते तय करते हैं सोच समझ के, देख परख के करते हैं। यानी कि हमारी फैमिली में ये बहुत अच्छी क्वालिटी थी कि देख परख के जितनी माशाल्लाह बहुएं आई, ये बहू में से मेरी दादी भी बहू ही थी इस घर की, तो वो सब देख समझ के आई, जिसकी वजह से जो कॉम्पिटिशन हुआ दादा दादी का, वो मेरे अब्बा तक पहुंचा और मेरे अब्बा और अब्बा का कॉम्पिटिशन मुझ तक पहुंचा। सो आई एम थैंकफुल टू एवरीबडी, मतलब खानदान कि उन्होंने इस तरह के वैल्यूज रखे थे कि अच्छी बहुएं लाए और बेटियों को अच्छे खानदानों में भेजा। अगर लोग कहते हैं वैल्यूज हम तक पहुंची हैं, तो उसकी वजह यही है कि सब कुछ देख समझ के हुआ है, संगम हुआ है। मैं बातें शेयर करूंगी अपनी दादी की, लेकिन 4 लाइनें गाने तो गानी पड़ेगी क्योंकि जरूरी है वो। इज इट ओके? नगमे हैं, शिकवे हैं, यादें हैं, बातें हैं, बातें भूल जाती हैं, यादें
बाद ये सिलसिला चलेगा। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो अपनी दादी और नानी की बातें शेयर करेंगे। शुरुआत में अपनी दादी से करती हूँ। कैसरबाग बस डिपो से बांसे की बस पकड़ना, 40 किलोमीटर का सफर तय करके बड़े गांव तक पहुंचना। घर की एक खिड़की पे मेरी दादी नजर आती है। बड़े शान से अपने पलंग पर बैठी हैं, सफेद चुना दुपट्टा ओढ़े हैं, फर्शी परारा पहने हैं, पथराई आंखों में आंसू लिए मुझे गले से लगाती हैं। हाँ, ये वही यादें हैं जो मुझे बहुत याद आती हैं। क्या पकना है, कितना मसाला पड़ना है, हेलो, क्या पकना है, कितना मसाला पड़ना है, सबकी नाक तौल बनाना, एक पलंग पर बैठे बैठे सारा घर चलाना। जब मैं कॉलेज में पहुंची और मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी तो लगा दादी बगैर पढ़े लिखे मैनेजमेंट चलाती थी। सब उन्हें दुल्हन अम्मी के नाम से पुकारते थे, उनसे मिलने उन्हें सलाम करने जरूर आते थे। खिड़की पर बैठे बैठे दुनिया की खबर रखती थी, को आवा को गवा सब पे नजर रखती थी। सड़क पर गुजरती दुल्हन की डोली उन्हें फूट फूट रुलाती थी। नौटंकी में नैना मजनू से बिछड़ी तो दादी को नींद नहीं आती थी। हाँ, यही वो यादें हैं मेरी दादी की जो मुझे बहुत याद आती हैं। थैंक यू वेरी मच। इधर आ जा। बैठा लो
निचोड़िए तो अपना निचोड़िए। हाँ भैया छठी लोग सती छठी। अब चलो घर पहुंच गई भाई। पीछे नहीं बिठा दे भाई आपको लड़की अच्छी मिली है, पैसा दीजिए उधर। बस लिखा भाई लोगों ने क्या भाई ने क्या लड़की अच्छी मिली, पैसा दीजिए। भाई लोग देंगे ना, भाई लोग देंगे ना। दहेज में आई हैं आपके साथ। इधर आइए, इधर शहबाज दुल्हन उतारिए दुल्हन। चलो मिला शरीफ, चलो मिला शरीफ। चलो बच्चों आगे। कहाँ जाना है? मिलाद नहीं होता है। वो आई नहीं, कोई अपने घर आई नहीं आ गई तो सही है। कई बार की जा चुकी, आती नहीं। आज हमारा कमरा खाली। चलो यार, तुम्हारी तो फोटो ले रही है। अच्छा फोटो ले रही हो, तमाशा हुआ था, साइकिल पे आई थी बारात। आने नहीं दे रहे हम, तुम ले जा रही हो हमको, कोई चीज पकड़ने का सवाल करती है, बुला रही है। सबके आंसू हमने निकाले। ये और बड़ा गाँव पड़ेगा सब लोग। जल्दी आ जाओ, आओ जल्दी। इधर जाओ, इधर हट जाओ तुम लोग, इधर जाओ, इधर से एक मिनट। आरिस तुम्हें कीजिए, तुम दोनों हट जाओ। ए भैया हाँ, अब जाओ, नहीं रुक जाओ अभी। आइए आइए। तो आगे मेरा बच्चा नहीं आया बड़ा वाला। चलिए शाम को देखिए। अब आ जाओ। हाँ आइए सब आ गई। आइए मोनी देखिए आपकी घर खराब हो पहले आरिस साहिबा कहाँ है? आरिस इधर खस गो। अच्छा थैंक यू। आज तक आजकल कह चुके हैं फैमिली की पूरी। कोई चैनल आ ही जाएगा। पिछली शादी में तो आप लोग पूरी फैमिली की। मैं आपको बताऊँ। यही रहता
आपकी आनी चाहिए, नहीं होगी। अब इधर मूवी इधर अच्छा चलिए भाई, चलिए चलो भाई वहाँ मिलाद हो गया। चलिए। अब चले आप लोग, अब कैमरे If man has a true spiritual understanding, he has nothing to be afraid of. He is protected by Allah in many ways that he does not even know. He may be an insignificant creature as a mere animal, but his soul raises him to a dignity above other creatures, and all sorts of divine forces guard and protect him. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Zahiri Shamsudduha Badrutuja Ahmad Nabi Akhiri Balaghalula bikamalihi kashafad duja bijamalihi hasanat jamiu wa fi salihi sallu alayhi wa alihi. बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पर। ए ईमान वालों, तुम भी उन पर दुरूद भेजो और सलाम भेजो। अब इससे ज्यादा और कौन सी बड़ाई होगी कि ये खुद खुदा का काम है, हमारे लिए खुला हुक्म है। एक तो खुदा की तकलीफ, दूसरे खुदा के हुक्म की तामील। जो शख्स एक बार दुरूद शरीफ पढ़े उस पर 10 रहमतें नाज़िल हो, 10 गुनाह धुल जाएं, 10 नेकियां आमाल नामा में लिखी जाएं, 10 मर्तबे बुलंद हो। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। महबूब तिबरिया है सल्ले अला मोहम्मद, क्या नक्शे खुशनुमा है सल्ले अला मोहम्मद। कुर्बे खुदा हो हासिल, जन्नत में हो दाखिल, जिसने लिखा पढ़ा है सल्ले अला मोहम्मद। जन्नत मकाम होगा, दोज़ख हराम होगा, घर दिल पे लिख लिया है सल्ले अला मोहम्मद। उसकी निजात होगी, रहमत भी साथ होगी, जो पढ़ के मर गया है सल्ले अला मोहम्मद। जो दर्द ला दवा हो वो खोल कर पिला दो, क्या नुक्सान शफा है सल्ले अला मोहम्मद। कांधा बदलने वालों, हम राह चलने वालों, पढ़ते चलो रवा है सल्ले अला मोहम्मद। जाने दिले अलम को जुबान रोक हमको, सीने पे लिख रहा है सल्ले अला मोहम्मद। मंजिल का है भरोसा, अकबर बगल में तोशा, क्या खूब ले चला है सल्ले अला मोहम्मद। अल्लाह के मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, इसमें बड़ी खूबियां हैं। सच में ये है, मोहम्मद से सिफत पूछो खुदा की, खुदा से पूछिए शान मोहम्मद। अल्लाह ताला को जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लगा हुआ ताल्लुक है वो कौन समझ सकता है। हर शख्स अपनी समझ के मुताबिक कह जाता है। ये 2 जुमले हैं, एक ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा मोहम्मद रसूलुल्लाह। एक तो ये है कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को अपने नाम के साथ मिलाकर इस कलमे का तमाम दुनिया में डंका बजवा दिया।
मोहम्मद रसूलुल्लाह। एक तो ये है कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को अपने नाम के साथ मिलाकर इस कलमे का तमाम दुनिया में डंका बजवा दिया। दूसरा ये कि इस्लाम में दाखिल होने के लिए सबसे पहला सबक यही है। तीसरा, अल्लाह ये चाहता है कि पहले इससे अपने दिलों को साफ कर लो। इस वक्त मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने दिलों में बिठा लो, ताकि अल्लाह की तसल्ली का नूर दिलों में पाक साफ हुजरों में बुरी तरह रोशन हो। चौथा ये कि अपने दो नामों के दरमियान में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रखा है, यानी पहले जुमले ला इलाहा इल्लल्लाह में भी अल्लाह है और दूसरे जुमले मोहम्मद रसूलुल्लाह में भी, और बीच में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। पांचवी वजह ये कि पहले जुमले में अगर 12 हरफ है तो दूसरे जुमलों में भी 12 है। छठा ये कि अपने जुमले में तमाम हरफ बिना नुक्ते के हैं, इस तरह से रखे हैं कि दोनों जुमलों में बगैर नुक्ते की हरफ हैं। तो महबूब के जुमले की तमाम हरफ बिना नुक्ते के रखे गए हैं। सातवां ये कि कितना ही ला इलाहा इल्लल्लाह कहे जाओ, जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह ना कहोगे इस्लाम में दाखिल ना होगे। आज महफिल है, हबीबे देशिया सल्ले अला की आज महफिल है। पढ़ो सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला हरदम, महबूबे खुदा सल्ले अला की आज महफिल है। वज़ू से आए बैठे बाअदब भेजे दुरूद उन पर, जहाँ के रहनुमा सल्ले अला की आज महफिल है। करम के फूल नेकी के समर रहमत के गुलदस्ते, बढ़ेंगे मुस्तफ़ा सल्ले अला की आज महफिल है। जिसके नूर से रंगो बहारे गुलशन हस्ती, उसी रंगी अदा सल्ले अला की आज महफिल है। फरिश्ते आलम वाला से सुन सुन कर ये कहते हैं, चलो नूरे खुदा सल्ले अला की आज महफिल है। कर सब पेश सल्लल्लाहु की नजरें, पेशवा सल्ले अला की आज महफिल है। हुआ है जिसके फैज़े नूर से दोनों जहां रोशन, उसी शम्सुल ज़ुहा सल्ले अला की आज महफिल है। हुआ है जिसके रुख से दाग दिल में माहे कामिल के, उसी बद्रुद्दुजा सल्ले अला की आज महफिल है। मर्तबा हुसैन का दरगाह में जिसको, उसी शाहे दुना सल्ले अला की आज महफिल है। निकाला जिसने चश्मा का उंगली से जंगल में, उसी बहरे सखा सल्ले अला की आज महफिल है। दुआएं मांग ले जो मांगनी हो रब से अकबर, तेरे मुश्किल कुशा सल्ले अला की आज महफिल है। रिवायत है कि जिस दिन नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आमिना को विलायत हुआ, 12वीं जुमादुल उखरा जुमे की रात थी। उस रात को जो नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्फ़े बुजुर्गी बख्शा, वो बेइंतहा है। अल्लाह पाक ने तरह तरह के खैर व बरकत दुनिया वालों पर नाज़िल फरमाई। वो शब कद्र की इस रात को बेहतर सोचों और अफजल कामों को मुनासिब है।
आगे वाला होने वाला, हर घर उजाला होने वाला है, बजेगा शजरत में दीन और इस्लाम का डंका, मोहम्मद का जहां में बोलबाला होने वाला है, मिटेगी बुत परस्ती तख्त उल्टेंगे शयाती के, बुतों के मुल्क में अल्लाह वाला होने वाला है, खुलेंगे खल्क पर चूबन वाले हक के दरवाजे, इस्लाम की मुकाने वाला होने वाला है, घटाए रहमतों की गुलशन आलम बिछाएगी, पैदावार काली जुल्फ वाला होने वाला है, अरब में चांद निकलेगा जहां में रोशनी होगी, अंधेरे में रिसालत का उजाला होने वाला है, न डाले कुमरियों को गर्दनों में तौक उल्फत के, कि पैदा इस चमन में सर्व वाला होने वाला है, पिलाएगा जो भर भर सागरे तौहीद मस्तों को, वो साकी शराबे हक लाला होने वाला है, शराबे इश्क अहमद की यहाँ दिल खोल कर अकबर, वहाँ भी नफ़े कौसर का पिलाला होने वाला है, अलैका या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, फ़ख्रे आदम फ़ख्रे हव्वा, फ़ख्रे नूह फ़ख्रे अहिया, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, रहमतों के ताज वाले, दो जहां के राज वाले, अर्श की